नमस्कार सभी लोगों को, उत्कर्ष क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। तो देखिए, हम कल बात कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार। भारत के भूगोल की कक्षाएं आपकी यहाँ पर चल रही हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हमने सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिया था भारत की स्थिति और विस्तार, जिसको आज भी हम कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद जैसे ये टॉपिक खत्म होगा, इस टॉपिक से संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और जिस प्रकार से प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो जब भी कोई टॉपिक समाप्त होगा, उस टॉपिक के तुरंत बाद में क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस का आप फटाफट से जवाब दे देंगे, क्योंकि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चन करने में भी आनंद आएगा। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी लोगों को। तो देखिए, बिल्कुल क्लास का आनंद लेते रहिए और कॉपी पेन लेकर आप बैठे होंगे, साथ साथ में नोट्स भी आपको बनाते रहने हैं, ठीक है। तो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, कल हमने क्या क्या बात कर रही थी, मैं उसके बारे में बता दूं। तो हम बात कर रहे थे भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। तो स्थिति और विस्तार के संदर्भ में आप देखेंगे तो सबसे पहले हमने एक बात कर ली थी कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, ये हमने जान लिया था, कितने अक्षांश में और कितने देशांतर में है, ठीक है। फिर हमने बात की थी कुछ चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन आपके मैं कराऊंगा जब टॉपिक समाप्त होगा। दूसरी हम बात करें यहाँ पर अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हमने जान लिया था। दूसरा ध्यान रखें, अगर हम बात करें ग्लोब की, तो ग्लोब में ध्यान रखना, जैसे ये मान लीजिए ग्लोब है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है और यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, और इसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। तो ग्लोब में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के आधार पर देखा जाए और आपसे पूछा जाए कि भारत कौन से भाग में स्थित है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है, तो ये वाला 1/4 भाग क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा। ये वाला भाग नॉर्थ वेस्ट कहलाएगा, ये वाला भाग साउथ वेस्ट कहलाएगा और ये साउथ ईस्ट कहलाएगा। और आपसे यही 4 ऑप्शन देकर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से भारत की स्थिति ग्लोब में किस भाग में है। तो ग्लोब में भारत किस भाग में पड़ता है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया पूजा वैद ने सबसे पहले। पूजा, सही जवाब है आपका उत्तर पूर्व में। तो यहाँ पर भारत की स्थिति है, यहाँ पर कर्क रेखा है, तो यहाँ पर आपका आता है कौन, भारत। तो भारत ध्यान रखना, ग्लोब में बात करें तो भारत ध्यान रखना, ग्लोब में मैं लिख देता हूँ, आप लोग भी लिख लें, ग्लोब में भारत दक्षिण पूर्व में स्थित है, दक्षिण पूर्व में अवस्थित है, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अब हम आ जाते हैं किस पर, महाद्वीप में। तो भारत कौन से महाद्वीप में पड़ता है, भारत कौन से महाद्वीप में पड़ेगा, फटाफट से बताइए। हाँ, उत्तर पूर्व सही है। भारत की अवस्थिति किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप की अगर बात आती है तो भारत ध्यान रखना किस में है, फटाफट से जवाब देकर बताइए, भारत कौन से महाद्वीप में आता है। तो ध्यान रखें, भारत एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप, ठीक है, बिल्कुल सही। भारत नॉर्थ ईस्ट में है, लोग सब सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा हम बात करें उत्तर पूर्व में है, ठीक है, दक्षिण पूर्व लिख दिया मैंने, सॉरी, अच्छा ये मैंने लिख देते हैं उत्तर पूर्व, ठीक है। तो भारत ध्यान रखना उत्तर पूर्व में स्थित है और कौन से महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में आपका आता है, ठीक है।
अब एशिया महाद्वीप से भी प्रश्न आपका पूछा जाए, एशिया महाद्वीप से भी प्रश्न आपका पूछा जाए, तो एशिया महाद्वीप में मान लीजिए 4 ऑप्शन दे देते हैं। 4 ऑप्शन देखिए ध्यान से सुनिए, 4 ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर A, B, C और D, 4 ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ मैं। और यहाँ से आपसे पूछा जाए कि भारत किस में है, तो ध्यान रखना पश्चिमी एशिया में है। दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी एशिया में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है, या दक्षिण पूर्वी एशिया या दक्षिणी एशिया में है, वो उत्तर पूर्वी एशिया में, पूर्वी एशिया। ये 4 ऑप्शन अगर दिए जाते हैं तो भारत किस में पड़ता है, भारत दक्षिण एशिया में पड़ता है। दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं, दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं? बिल्कुल सही बात है, भारत की स्थिति किस में आती है, दक्षिण एशिया में आती है। तो ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में भारत, एशिया महाद्वीप में भारत दक्षिणी एशिया में अवस्थित है, दक्षिणी एशिया में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिणी एशिया के अंदर भारत आता है। अब दक्षिण एशिया की देखिए बात करें, देखिए यहां से समझिए, ये मान लीजिए ठीक है, इस तरह से यहां पर आप देखेंगे इस प्रकार से, ये दक्षिणी एशिया है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, दक्षिणी एशिया कहलाता है। और इस दक्षिणी एशिया में अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक भारत की अवस्थिति है। ठीक है, इस प्रकार से ठीक है, ये भारत की स्थिति यहां पर देखें, और भारत के ठीक बगल में आप देखेंगे यहां से आपको दिखाई देता है ये पाकिस्तान है। ठीक है, इसके आगे इस तरह से अफगानिस्तान है, यहाँ पर चीन है, ये नेपाल है, ये भूटान है, ये बांग्लादेश है, ये तिब्बत पड़ता है ऊपर आगे, ये यहाँ पर क्या है, तिब्बत है। तो दक्षिणी एशिया की मैं बात कर रहा था, दक्षिणी एशिया। तो दक्षिणी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं इसको ध्यान रखना। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। तो ध्यान रखना अफगानिस्तान, अफगानिस्तान लिखते जाएं सब लोग, पाकिस्तान, उसके बाद आप देखें भारत, नेपाल, भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, ये देश आते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, मैं सारे पॉइंट लिखा रहा हूँ। देखिए ये नोट्स ही हैं। पहले मैंने लिखाया भारत की स्थिति और विस्तार में अक्षांशीय देशांतीय विस्तार, हम कल बात कर चुके हैं। दूसरा है ग्लोब में, लिखते जाएं साथ में, ग्लोब में भारत उत्तर पूर्व में अवस्थित है। ठीक है, तीसरा लिखें महाद्वीप में भारत एशिया महाद्वीप में आता है, और एशिया महाद्वीप में भारत कहाँ पर आता है, दक्षिणी एशिया के अंदर आता है। और दक्षिणी एशिया की अगर बात करें तो दक्षिणी एशिया में 8 देश हैं। इन 8 देशों में भारत की स्थिति क्या है, सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो ध्यान रखना
दक्षिणी एशिया में, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखते जाएं, बोल रहा हूं साथ साथ में, दक्षिणी एशिया में भारत सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा देश है। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो दक्षिणी एशिया में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से देश आते हैं। तो मैंने यहाँ पर दक्षिणी एशियाई देश आपको लिखा दिए, 8 देश आते हैं और इन 8 देशों में जनसंख्या में भी और ध्यान रखना क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? भारत होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ सब सर, कर्क रेखा के निकट राजधानी कौन सी है वो भी हम बात कर लेंगे। सर कर्क रेखा पर एक राजधानी है जिसको बोलते हैं रांची। रांची जो है वो कर्क रेखा पर ही पड़ती है। तो इस तरह से ध्यान रखें। दक्षिणी एशिया की तो भारत की स्थिति के बारे में जान लिया यहाँ पर। फिर हमने बात की थी भारत के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, भारत के बारे में मैंने बताया था कौन कौन से राज्य स्थल अवरुद्ध हैं और कौन कौन से राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तो तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की आज हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे नाम आपके आ जाएंगे, मैं आपको बता दूंगा, सारे के सारे नाम लैंडलॉक्ड के अंदर आ जाएंगे अभी। ठीक है, तो देखिए लैंडलॉक्ड कंट्री के नाम देखिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, रांची आती है। देखिए ये देख रहे हैं आप, भारत का मैप सबको दिखाई दे रहा है। भारत का मैप सबको दिखाई दे रहा होगा। सर सबसे छोटा देश कौन सा है साउथ एशिया में? साउथ एशिया में सबसे छोटा देश आप जानते हैं मालदीव हो जाएगा। मालदीव को देखिए, बिल्कुल छोटा सा देश है। मालदीव सबसे छोटा देश हो जाएगा। यहां से लैंडलॉक की बात करें, आप देख रहे हैं ये चारों तरफ भूमि है, स्थल भाग है और स्थल भाग से घिरे हुए राज्य हैं। तो यहीं पर आप देख लीजिए सारे के सारे राज्य भारत के, इन तटीय राज्यों को छोड़कर, ये ध्यान रखना तटीय सीमा बनाने वाले राज्य, तो भारत की तटीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं? तटीय सीमा लिख लेना, 9 राज्य बनाते हैं। तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं, लिखते जाइए। एशिया में कुल 48 देश हैं। एशिया महाद्वीप के अंदर 48 देश आते हैं। ठीक है, तो यहां से यहां तक आप देखें तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहां पर ये गुजरात आप देख रहे हैं तटीय सीमा बनाता है। तो एक तो गुजरात हो गया, ये सारे के सारे भारत का पश्चिमी तट बनाते हैं। पश्चिमी तट गुजरात हो गया। गुजरात के बाद आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई देगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद छोटा सा राज्य है, इसको बोलते हैं गोवा, जो पहले पुर्तगालियों के कब्जे में था, गोवा। यहां पर एक और राज्य आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं कर्नाटक। कर्नाटक, और यहां पर एक और राज्य, इसको बोलते हैं केरल। तो ध्यान रखना 5 राज्य पश्चिमी तट बनाते हैं। साथ साथ में लिखते जाइए, भारत के 5 राज्य क्या बनाते हैं? पश्चिमी तट का निर्धारण करते हैं। और इधर की तरफ चले जाएं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ पर इसके ऊपर एक और राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा, और यहाँ पर एक राज्य है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये 9 राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। और भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। तो बाकी 19 राज्य आपके कैसे होंगे? स्थल रुद्ध हो जाएंगे, ठीक है, लैंडलॉक्ड हो जाएंगे, मतलब चारों तरफ भूमि से घिरे हुए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की स्थिति ध्यान रखें। तो भारत के 5 राज्य पश्चिमी तट बनाते हैं और ये 4 राज्य कैसे बनाते हैं? पूर्वी तट का निर्धारण करते हैं।
पूर्वी तट बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्य की बात करें तो मैं यहां पर लिख देता हूं समुद्री सीमा राज्यवार घटते क्रम में तो राज्यवार घटते क्रम में समुद्री सीमा की अगर बात करें तो ध्यान रखना सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य है गुजरात। सबसे लंबी सीमा बिल्कुल सही करें, गुजरात बनाता है। गुजरात के बाद की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर बात करें तो आता है तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 3 आंकड़े आपको ध्यान रखने केवल, क्योंकि कभी कभार गुजरात ऑप्शन में नहीं होता है और आपसे पूछते हैं निम्नलिखित में से सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है, तो ध्यान रखना सबसे लंबी गुजरात की है, फिर आंध्र प्रदेश की है और फिर तमिलनाडु की है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं GAT। अगर आपको याद नहीं रहता है तो GAT लिखें। G से गुजरात हो जाएगा, A से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और T से तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, GAT ध्यान रखें, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाने वाले राज्यों में पहले नंबर पर गुजरात है, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। ठीक है, अब सबसे छोटी समुद्री सीमा अगर पूछी जाए तो सबसे छोटी समुद्री सीमा ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटा सा राज्य है आपका गोवा। तो यहाँ पर लिख लें गोवा के लिए सबसे छोटी समुद्री सीमा, सबसे छोटी समुद्री या तटीय सीमा, सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाने वाला राज्य गोवा है। ठीक है, गोवा है, ध्यान रखें। लंबाई याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लंबाई याद नहीं रखनी है, केवल आंकड़े इसी तरह से याद रखने हैं जैसे मैं बता रहा हूं, लंबाई की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्लियर है? तो सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा बनाता है और सबसे लंबी गुजरात बनाता है, ये तटीय सीमा बनाते हैं। अब इसके बाद कुछ चीजें और जान लेते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, तो मैं कुछ आंकड़े यहां पर लिख देता हूं। ये तो आप जान गए, ये आप जान गए 9 राज्य क्या बना रहे हैं? समुद्री सीमा, समुद्रीय सीमा। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखें 16 राज्य क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, पड़ोसी देशों के साथ सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे। ठीक है, 16 राज्य क्या बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ध्यान रखें 2 राज्य ऐसे हैं, और राज्य कौन कौन से हैं? एक है गुजरात और एक है पश्चिमी बंगाल। गुजरात और पश्चिमी बंगाल, तो ध्यान रखना ये समुद्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों से लगते हैं, दोनों से संलग्न हैं। ठीक है, लिखते जाएं इसी तरह से, यही नोट्स आपका रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 राज्य ऐसे हैं, गुजरात और पश्चिमी बंगाल, जो समुद्री सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं, मतलब पड़ोसी देशों के साथ भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, हाँ,
तो ध्यान रखें 5 राज्य बिल्कुल सही है। सोहन ज्ञानी जी बोल रहे हैं कि 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही समुद्री सीमा। तो यहीं पर मैं लिखता हूं 5 राज्य। 5 राज्य कौन कौन से हो गए? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये 5 राज्य ध्यान रखना, ये 5 राज्य ना तो समुद्रीय और ना ही पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। पड़ोसी देशों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से नोट्स बनाते हैं साथ साथ में आप लोग। हाँ बिल्कुल सही है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो समुद्र से लगते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, पंजाब की सीमा तो पाकिस्तान से लगती है पूजा। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से लगती है। देखिए यहाँ पर ये बगल में पाकिस्तान है, आप देख रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ आप देख रहे हैं गुजरात की सीमा लग रही है, राजस्थान की लगती है और पंजाब की सीमा लगती है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पंजाब है। ठीक है, जबकि आप देखें, मैं आपको कलरफुल दिखा देता हूँ। हरियाणा की सीमा ना तो पाकिस्तान से लगती है और ना ही समुद्र से। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश की सीमा भी किसी से नहीं लग रही है, देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश हो गया। यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, इसकी सीमा भी समुद्र से नहीं लगती है। यहाँ पर झारखंड है, इसकी सीमा भी समुद्र से नहीं लगती है। और यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है तेलंगाना। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो ना तो पड़ोसी देशों के साथ और ना ही समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें। राजस्थान की सीमा आप देख रहे हैं किसके साथ लगेगी? राजस्थान के बगल में कौन आता है? पाकिस्तान ही आएगा, पाकिस्तान से लगती है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आपको ये जवाब देना है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? ठीक है, सबसे लंबी समुद्री सीमा हमने बात कर ली। आपको जवाब ये देना है कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? सबसे लंबी और सबसे छोटी दोनों बताइए। सबसे छोटी तो बता दी, ठीक है, दिनेश जी ने फटाफट से बता दी पूछने से पहले ही। लेकिन सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य की है? क्योंकि ये आंकड़े बदले हैं तो आपसे ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, पहले कोई और देश राज्य था जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता था, अब कोई राज्य दूसरा है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल सही जवाब आ गया सुरेंद्र का भी। ठीक है, मैं राज्य की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश लिख दिया। बांग्लादेश हमारा राज्य नहीं है, वो पड़ोसी देश है। राजस्थान की सही जवाब आ रहा है सबका। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ लोगों ने गलत भी कर दिया। ध्यान रखना, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की है अब, और सबसे छोटी नागालैंड की है। तो इसको याद रखना है आपको इसी तरह से, क्योंकि ये प्रश्न आपका जरूर बनेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए इस तरह से अगर बात करें तो ये बगल में पाकिस्तान है, यहां पर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के साथ यहां से सीमा लगती है। तो पाकिस्तान के साथ देखिए कौन कौन से राज्य और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो और ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा लगती है, इस सीमा को हम क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। रेड क्लिफ सीमा। ठीक है, तो लिखते जाएं साथ साथ में आप लोग। हेडिंग डालें अंतरराष्ट्रीय सीमा, हेडिंग डालें अंतरराष्ट्रीय सीमाएं।
अंतरराष्ट्रीय सीमा। एक एक करके हम बात कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं में। तो सबसे पहले है रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ सीमा ध्यान रखना 14 से 17 अगस्त 1947 को सर साइरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ सीमा बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्लास आपकी 99 रुपये वाली क्लास है, ठीक है ना। 99 रुपये वाली क्लास है। पूरा भारत का भूगोल भी इसमें कराया जाएगा और प्रति माह आपको 99 रुपये पे करने हैं, जिसमें आपका आगे विश्व का भूगोल भी आगे किया जाएगा, ठीक है। हाँ वो भी हम बात करेंगे। तो ध्यान रखें इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा लगती है इसको हमने क्या नाम दिया है? रेड क्लिफ सीमा नाम दिया है। रेड क्लिफ सीमा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेड क्लिफ सीमा हाँ 14 से 17 अगस्त के बीच में 1947 में ये सीमा का निर्धारण किया गया था। हाँ इस तरह से ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे चलें अब। तो ये कौन कौन से राज्यों से लगती है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं रेड क्लिफ सीमा। रेड क्लिफ सीमा या ये लिखें पाकिस्तान से भारत के कितने राज्य लगते हैं? तो ध्यान रखना पाकिस्तान से 3 राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 यूटी लगती हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं, ठीक है। हाँ अब ये बात करेंगे इसके बारे में भी। तो ध्यान रखना 3 राज्यों में आ जाते हैं। कौन कौन सा? आप देखिए यहाँ से गुजरात, राजस्थान और पंजाब। गुजरात, राजस्थान और पंजाब 3 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। और इसमें आगे जाएं तो नेक्स्ट लिख लें जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दोनों क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज हैं, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में आपका आता है। तो ध्यान रखें इस प्रकार से पाकिस्तान के साथ सीमा का नाम रेड क्लिफ। कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? और यहाँ पर लिखें राजस्थान क्या ही, ठीक है। तो इसमें लिख लें सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य, ठीक है। तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है, ध्यान रखना कौन सा? राजस्थान है, ठीक है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है। दिल्ली हालांकि चारों तरफ घिरा हुआ, लेकिन राज्यों की हम बात कर रहे थे, केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं, ठीक है। चलिए तो देखिए अब आगे चलें थोड़ा सा इसमें। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के साथ किस प्रकार से विवाद हैं। तो उन विवादों को लिख लेते हैं फटाफट से एक पेज पर। तो यहाँ पर लिखें भारत पाक विवाद। तो भारत पाकिस्तान विवाद की देखिए बात करें तो सबसे पहला भारत और पाकिस्तान का विवाद है, ये है POK को लेकर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है। तो पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर विवाद है, आप जानते ही हैं। जैसे ये मान लीजिए जम्मू कश्मीर का
ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर का इतना भाग, जम्मू कश्मीर का इतना भाग ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा का सारा हिस्सा जो है वो किस में आता है, पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ठीक है, जो 1948 से लगातार पाकिस्तान के नियंत्रण में है। इस पूरे के पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं, पीओके कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पीओके। अब हम बात करें, यहाँ से जो सीमा लगी हुई है, ये जो सीमा आप देख रहे हैं, ये वाली, इस वाली सीमा को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं LOC, LOC कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरा विवाद यहाँ पर लिख लें, इसको बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण सीमा रेखा, नियंत्रण सीमा रेखा। ठीक है, तो दूसरा विवाद आपको ध्यान रखना नियंत्रण सीमा रेखा है। रेड क्लिफ की लंबाई 3323 किलोमीटर है, लिखना चाहे आप लिख लो, 3323 किलोमीटर है रेड क्लिफ सीमा, 3323 किलोमीटर है। ठीक है, तो LOC वाला एक तो विवाद है। अगले एक और विवाद की बात करें, तीसरा एक विवाद और लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं सियाचिन, सियाचिन विवाद है। ठीक है, सियाचिन ध्यान रखना, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पड़ती है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। और इस काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर एक ग्लेशियर पड़ता है, एक हिमनद पड़ता है, यहाँ पर एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर को हम बोलते हैं सियाचिन, सियाचिन हिमनद, बर्फ का पहाड़ है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ध्यान रखें, सियाचिन की हम बात करें तो सियाचिन को लेकर विवाद है। इसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, लेकिन 1984 में इसको एक ऑपरेशन के तहत भारत की सेना ने छुड़ा लिया था। इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत, कई बार SSC के एग्जाम में ये पूछा गया है, ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत के तहत, ठीक है, सियाचिन पर पुनः कब्जा, सियाचिन पर पुनः नियंत्रण। ठीक है, तो सियाचिन पर पुनः नियंत्रण कर दिया गया था। तो इसलिए ये पूछा जाता है कि आपका ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध ध्यान रखना किससे है, भारत और पाकिस्तान के साथ विवादित सियाचिन ग्लेशियर से है, सियाचिन हिमनद से इसका विवाद है। ठीक है, इसके अलावा और हम कुछ और विवादों की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं सर क्रीक की। ठीक है, तो अगला विवाद है, यहां पर लिख लें सर क्रीक विवाद, सर क्रीक विवाद। ये भी भारत और पाकिस्तान में है। क्रीक माने होता है दरार। तो देखिए, गुजरात में अगर आप देखें तो जैसे ये मान लीजिए गुजरात का मैप है, तो यहाँ पर एक दरार नजर आती है। इसके बाद आपको गुजरात दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, ऐसे समझिए, ये मान लीजिए इस तरह से है, ये गुजरात है इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सर क्रीक। इसको हम क्या बोलते हैं, सर क्रीक बोलते हैं।
और इस सर क्रीक को लेकर पाकिस्तान कहता है कि ये हमारा हिस्सा है, भारत कहता है कि ये हमारा हिस्सा है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में काफ़ी दिनों तक बहसबाजी होती रही, ठीक है। उसके बाद क्या किया गया कि यहाँ से एक रेखा खींच दी गई, यहाँ से एक रेखा का निर्धारण कर दिया गया, यहाँ से एक रेखा खींच दी गई और इस रेखा को हम बोलते हैं 24 डिग्री। क्या बोलते हैं? 24 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। इस 24 डिग्री अक्षांश रेखा सर क्रीक को अलग करती है। तो ध्यान रखना, सर क्रीक विवाद समाप्त हो जाता है किसके कारण? 24 डिग्री समानांतर रेखा। ठीक है, तो 24 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच में? गुजरात और पाकिस्तान के बीच में है, गुजरात और पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, पुनः नियंत्रण पाया था भारत ने 1984 में पाकिस्तान से। हाँ बिल्कुल, 24वीं समानता ध्यान रखना रेखा गुजरात के और इधर की तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान, ठीक है। तो इसको अलग करने के लिए रेखा खींच दी गई, 24वीं समानांतर रेखा। इसके अलावा अगला विवाद है, इसको आप सब लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं सिंधु नदी जल विवाद, ठीक है। अब देखिए सिंधु नदी जल विवाद की स्थिति क्या है कि यहां पर देखिए, ये मान लीजिए ये भारत की है, वो ये जम्मू कश्मीर है। अब सिंधु नदी आप जानते ही हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? यहाँ से, और इस प्रकार से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। सतलुज नदी भी इस प्रकार से पाकिस्तान में चली जाती है। चिनाब नदी भी पाकिस्तान में, यहाँ से ऊपर से झेलम नदी भी, नीचे से रावी नदी, केवल ब्यास नदी है जो भारत में ही निकलती है और भारत में ही मिल जाती है सतलुज नदी के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो सारी की सारी नदियां हैं ये कहलाती हैं सिंधु जल तंत्र, ठीक है। सिंधु जल तंत्र जो है पूरा का पूरा भारत से होते हुए कहाँ जाता है? पाकिस्तान के अंदर जाता है, ठीक है। तो ये भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जब जाता है तो ध्यान रखना, यहाँ पर अब धीरे धीरे करके दोनों देशों ने, जब दोनों देश आज़ाद हो गए, दोनों देश संप्रभु देश बन गए, तो दोनों देशों ने अपना आर्थिक और सामाजिक विकास शुरू किया। और आर्थिक और सामाजिक विकास अगर हम शुरू करेंगे तो हमको बिजली की आवश्यकता भी पड़ेगी और पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो भारत ने क्या किया कि नदियों पर बांध बनाना शुरू किया, और जब नदियों पर बांध बना दिया जाता है तो जल की गति धीमी हो जाती है। तो पाकिस्तान को ये डर लगने लग गया कि भारत अगर इन नदियों पर बांध बना लेगा तो वो पाकिस्तान में कभी भी सूखा ला सकता है या पाकिस्तान में कभी भी बाढ़ की स्थिति बना सकता है। तो इस डर की वजह से पाकिस्तान विश्व बैंक में चला गया, ठीक है। तो पाकिस्तान ध्यान रखना कहां पर चला गया? विश्व बैंक में, विश्व बैंक। तो पाकिस्तान जब विश्व बैंक में चला गया तो विश्व बैंक ने एक व्यक्ति को नियुक्त किया और उस व्यक्ति का नाम था रेमंड, ठीक है। रेमंड नामक व्यक्ति द्वारा 1960 में 1960 में सिंधु जल समझौता, ठीक है। तो ध्यान रखना 1960 में क्या होता है? सिंधु जल समझौता शुरू होता है, ठीक है। तो सिंधु जल समझौता 1960 में किया, और 1960 में जो सिंधु जल समझौता किया गया, मैं नेक्स्ट पेज पर आपको बताता हूं। सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता 1960, ईयर ध्यान रखें, पूछा जाता है किसकी मध्यस्थता से हुआ? विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ। तो ध्यान रखना सिंधु जल समझौते पर किन किन लोगों ने हस्ताक्षर किए ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंधु जल समझौते पर भारत की ओर से
और दूसरा पाकिस्तान की ओर से किन किन के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? तो भारत की ओर से हस्ताक्षर करने वाले थे नेहरू जी, और पाकिस्तान की ओर से हस्ताक्षर करने वाले थे, ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं जनरल अयूब खान, जनरल अयूब खान। ठीक है। अब इस समझौते के तहत, इस समझौते में प्रावधान क्या किए गए, लिखते जाएं साथ साथ में। इस समझौते के तहत क्या किया गया कि ऊपर की 3 नदियां कौन कौन सी? सिंधु नदी, सिंधु नदी के जस्ट बाद कौन सी नदी आती है? बिल्कुल सही, झेलम नदी। झेलम नदी के बाद कौन सी नदी आती है? तो यहां पर लिखे हैं चिनाब नदी, चिनाब नदी। इन ऊपर की तीनों नदियों का 80% पानी, 80% पानी जाएगा किसके पास? पाकिस्तान के पास। ठीक है। और इन नदियों का 20% पानी रहेगा किसके पास? भारत के पास। 20% पानी भारत आपका जमा कर सकता है, ठीक है, उपयोग कर सकता है। इसी तरह से नीचे की 3 नदियां, ये तो ऊपर की 3 नदियां हो गई, सिंधु, झेलम और चिनाब, जिसका 80% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 20% पानी भारत इसका यूटिलाइज कर सकता है। इसके बाद नीचे की 3 नदियों का, जिसमें आती है रावी नदी, जिसमें आती है ब्यास नदी, ब्यास नदी, और जिसमें आती है सतलज नदी, सतलज नदी। इन तीनों नदियों के साथ क्या किया गया कि इन तीनों नदियों का 20% पानी पाकिस्तान को जाएगा और 80% पानी भारत यूटिलाइज करेगा। यह है सिंधु जल समझौता 1960, 1960। अब देखिए कितने तरह के यहां से प्रश्न आपके बनेंगे, कितने तरह के प्रश्न बन जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि सिंधु जल विवाद किसके बीच में है? तो आपको ध्यान रखना है भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल समझौते की मध्यस्थता किसके द्वारा की गई? विश्व बैंक के द्वारा की गई। विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौता सुलझाने के लिए किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया? तो रेमंड को नियुक्त किया गया। और सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौते पर भारत और पाकिस्तान की ओर किन किन नेताओं ने हस्ताक्षर किए? तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद सिंधु जल समझौते का कितना प्रतिशत पानी, या कौन कौन सी नदियों का कितना प्रतिशत पानी भारत में और कौन कौन सी नदियों का कितना प्रतिशत पानी पाकिस्तान को जाता है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये ज़्यादातर आपको पता ही है, आपने क्लास अगर मेरी ली है तो मैंने इसी तरह से आपको पहले भी बताया होगा। तो क्लियर है। तो ये विवाद, सिंधु जल विवाद आपका है, तो ये भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के साथ विवाद आपके क्लियर हो गए। ठीक है। अब साथ में हम एक और ले लेते हैं, नेक्स्ट राज्य ले लेते हैं, नेक्स्ट पड़ोसी देश ले लेते हैं, भारत और अफगानिस्तान। ठीक है। अफगानिस्तान के साथ आप जान ही रहे हैं कि भारत के अच्छे संबंध बनते जा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो देखिए नेक्स्ट है भारत अफगानिस्तान सीमा। भारत अफगानिस्तान, ठीक है। तो भारत और अफगानिस्तान की सीमा की बात करें तो सब लोग जानते हैं इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा का नाम, ठीक है। तो देखिए मैंने किसी को ब्लॉक नहीं किया, परेशान मत होइए इस बात को लेकर। लेवल 1 की क्लासेस देखिए, एमसीक्यू तो शुरू हो चुके हैं, लेवल 1 के क्लास का भी पता चल जाएगा आपको। तो भारत अफगानिस्तान सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भारत की सीमा है,
ठीक है। और भारत के जस्ट बगल में यहाँ से अगर आप देखें तो भारत के ठीक बगल में यहाँ से आपको दिखाई देगा कौन, पाकिस्तान। इस प्रकार से आप देखेंगे तो इस प्रकार से पाकिस्तान नज़र आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना दोनों देशों के बीच में ये जो सीमा बनाई गई अफगानिस्तान के बीच में और भारत के बीच में, ये सीमा बहुत पहले बनाई गई। कब? 1896 में। 1896 में ये सीमा बनी, तो तब पाकिस्तान तो था नहीं, तो ये सीमा भारत और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन 1947 में जब पाकिस्तान का निर्माण हो जाता है तो ध्यान रखना यहाँ पर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान, यहाँ पर पाकिस्तान है और यहाँ पर क्या है, भारत है, ठीक है। और डायरेक्टली ध्यान रखना केवल अफगानिस्तान के साथ भारत की ये 80 किलोमीटर की सीमा लगती है, और डायरेक्टली ये भी नहीं लगती है। कहीं 106 किलोमीटर लिखा रहता है, लेकिन 80 किलोमीटर भी आप मान के चलें। तो इन दोनों के बीच में जो सीमा का निर्धारण किया गया, तो 1896 में 1896 में सर मोर्टिमर डूरंड द्वारा, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखना, वर्तमान में डूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान की सीमा बनाती है, ठीक है। तो यहां पर केवल ध्यान देने वाली बात आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इसकी मुख्य बाउंड्री किसके साथ लगती है, पाकिस्तान की, डूरंड रेखा की अफगानिस्तान के बीच में। भारत की सीमा केवल इतनी सी लगती है यहाँ पर। तो इस वजह से अगर पूछा जाए, ऑप्शन अगर हमें आपके दोनों दे रखे हों, क्वेश्चन पूछा जाए कि डूरंड रेखा किन दो देशों की सीमा बनाती है, तो डूरंड रेखा अगर ऑप्शन में भारत अफगानिस्तान भी दे रखा है और भारत पाकिस्तान भी दे रखा है, तो ध्यान रखना पाकिस्तान अफगानिस्तान भी दे रखा है, तो मुख्य सीमा ध्यान रखना इसकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ है। भारत के साथ प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्षेत्र आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक, ये तो पीओके में आता है, यहां पर अफगानिस्तान लगता है, ये अफगानिस्तान की सीमा लगती है, और यहां पर भारत की वास्तविक सीमा ये वाली मानी जाती है। तो इस वजह से भारत अफगानिस्तान से डायरेक्टली नहीं लगता है। और अगर दोनों ऑप्शन आपके दे रखे हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी दे रखा हो और भारत अफगानिस्तान भी दे रखा हो, तो आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान लगाना है। इस तरह से प्रश्न आपका पूछा भी जा चुका है, ठीक है। हाँ, तो ध्यान रखें, तो ये वर्तमान में डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा बनाती है। अफगानिस्तान की देखिए अगर बात कर रहे हैं तो एक विशेषता यहाँ पर और लिख लीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में किस देश ने अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाई है, आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला देश कौन सा है दक्षिणी एशिया का, तो आपसे पूछा जाए तो लगा देना कौन होगा, अफगानिस्तान होगा, ठीक है, अफगानिस्तान। तो ध्यान रखें, आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ, आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाने वाला देश अफगानिस्तान है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, दक्षिण एशिया में भी आता है, तो अफगानिस्तान से प्रश्न पूछा जा सकता है। अफगानिस्तान को ध्यान रखना, अफगानिस्तान को 19 अगस्त 1918 को आज़ादी मिल गई थी, ठीक है।
19 अगस्त 1918 को आज़ादी मिल गई थी, तो 2018 को इन्होंने आज़ादी की अपनी 100वीं वर्षगांठ बनाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखें 19 अगस्त 1919 सॉरी 1918 ने 1919, ठीक है, 2019 में उन्होंने अपनी 100वीं वर्षगांठ मनाई थी। तो इस तरह से ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, तो क्लियर हो गया। और अफगानिस्तान के साथ भारत के कोई ऐसे मेजर विवाद नहीं है। ठीक है, अब अगला पड़ोसी देश ले लेते हैं। अगला पड़ोसी देश है जिसको हम बोलते हैं क्या, चीन। ठीक है, तो आप जानते हैं यहां पर है चीन। ठीक है, तो चीन के साथ आप देखेंगे भारत की कौन कौन सी सीमा लगती है। तो यहां से देखें आप, तो यहां से चीन की शुरुआत है। तो एक तो लद्दाख के साथ इसकी सीमा लग रही है, हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी सीमा लगती है, उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा लगती है, यहाँ पर सिक्किम के साथ लगेगी और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में ध्यान रखना कौन सी रेखा है। तो 1914 में 1914 में एक रेखा खींची गई, इसको हम बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। मैक-मोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच में ध्यान रखना, अफगानिस्तान किससे आज़ाद हुआ, ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, ब्रिटेन का ही कब्जा था सब पर। ठीक है, हाँ, चीन के साथ जो सीमा है वो 3488 किलोमीटर, ध्यान रखना 3300 नहीं है। मैं यहाँ लिख देता हूँ भारत चीन सीमा। भारत चीन सीमा लंबाई की अगर बात होती है तो 3488 किलोमीटर है। ठीक है, और भारत चीन सीमा को हम बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। और मैक-मोहन रेखा का निर्धारण 1914 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सर हेनरी मैक-मोहन द्वारा किया गया। ठीक है, सर हेनरी मैक-मोहन ने किया। अब ध्यान रखना मैक-मोहन रेखा से कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती है। तो राज्यों की ध्यान रखना, तो यहाँ से शुरुआत होती है पहले लद्दाख की। तो लद्दाख तो केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख के बाद ध्यान रखना किसकी सीमा लगेगी, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड के बाद सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से यहाँ तक आप देखें, लद्दाख की सीमा, हिमाचल प्रदेश की सीमा, उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर सिक्किम की सीमा और यहाँ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक है, तो 4 राज्य हुए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो पूर्ण राज्य अगर बात करें तो कितने हुए, 4 राज्य और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। हाँ, दूसरी सबसे लंबी सीमा बना रहा है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बांग्लादेश के बाद सबसे लंबी सीमा ध्यान रखना भारत की चीन के साथ ही लगती है। और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये पश्चिमी सीमा बनाते हैं चीन के साथ, ये मध्य सीमा बनाता है और ये पूर्वी सीमा का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, अब चीन के साथ क्या स्थिति है। भारत और चीन के साथ ध्यान रखना विवाद है। ठीक है, पूरी ज्योग्राफी की क्लास ही आशीष जी लग रही है ये। ठीक है ना, ज्योग्राफी की शुरुआत से ही करवाया जा रहा सारा। अफगानिस्तान से एक ही राज्य लगता है, लद्दाख आप लिख सकते हैं, लद्दाख जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश लगते हैं। मेरे ख्याल से नोट्स ही काफ़ी हैं, नोट्स से आपका काफ़ी काम चल जाएगा, क्योंकि इतना डिटेल में मैं करा रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपके किसी किताब में आपको एक में तो मिलेगा नहीं। ठीक है, किताब की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, आप ध्यान रखें। तो देखिए, मैं बात कर रहा था भारत चीन विवाद। भारत चीन विवाद, तो ध्यान रखें भारत और चीन विवाद की बात अगर आती है
तो आप सब जानते ही हैं कि चीन के साथ भारत के क्या क्या विवाद हैं, कहाँ से शुरू होते हैं विवाद। आप देखेंगे इस प्रकार से जम्मू कश्मीर है, इतना भाग, ठीक है, ये भाग आपका इस प्रकार से। अब चीन ने क्या किया है कि सबसे पहला जो विवाद है वो उसी को मैं आपको बता दूं, यहाँ से यहाँ तक इतना भाग ये सब चीन के कब्जे में है, ये चीन के कब्जे में है। और इतना भाग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखना चीन के कब्जे वाला भाग है, इस भाग को हम बोलते हैं अक्साई चिन, अक्साई चिन कहा जाता है, ठीक है। तो भारत चीन विवाद की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला विवाद ध्यान रखना कौन सा है, अक्साई चिन है, अक्साई चिन। 1962 से 1962 से ये जम्मू कश्मीर का ये भाग ध्यान रखना किसके कब्जे में है, ये भाग आपका चीन के कब्जे में है, ठीक है। अब ये जो आपका भाग है, ठीक है, शिमला समझौते की बात करेंगे राजेंद्र जी, शिमला समझौते की बात करेंगे बांग्लादेश के साथ, क्योंकि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, उसके बाद 1972 में फिर शिमला समझौते की बात आती है, तो उसकी चर्चा हम बांग्लादेश के साथ करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जम्मू कश्मीर का जो पहले जम्मू कश्मीर ही था, आप लोग तो लद्दाख है, अक्साई चिन वाला भाग 1962 से चीन के कब्जे में है, तो इसको लेकर विवाद है, ठीक है। आप लोग सब जानते हैं कि 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के दौरान ध्यान रखना, ठीक है, इस युद्ध के दौरान, हाँ एक्चुअल में मैप जो है वो विवादित है, इस वजह से हम उसको दिखाते हैं अपने साथ में, लेकिन वास्तविक रूप से ये दोनों भाग जो हैं वो भारत के पास नहीं है, कोशिश में लगा हुआ भारत इसको वापस लेने की, ठीक है। तो ध्यान रखें ये वाला भाग 1962 से चीन ने जब भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश के दो भाग कब्जा कर लिए थे। अरुणाचल प्रदेश को तो छोड़ दिया, लेकिन इस भाग को चीन के नियंत्रण में अभी तक है, ठीक है। तो ये एक तो ध्यान रखना है आपको अक्साई चिन। दूसरा विवाद है, ये विवाद कहलाता है LAC को लेकर। तो ध्यान रखना LOC, यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में ये सीमा थी, इसका नाम था LOC, लेकिन इस जो सीमा है इसको हम बोलते हैं LAC, ये कहलाती है LAC, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक सीमा रेखा, वास्तविक सीमा रेखा, ठीक है। और वहां पर थी, ये क्या थी, नियंत्रण सीमा रेखा थी, ये मैंने नियंत्रण सीमा रेखा लिखा होगा, कहाँ गया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो थी, जो विवाद था वो आपका, हाँ, नियंत्रण सीमा रेखा थी, ठीक है, ध्यान रखें। और ये आपकी कौन सी है, ये वास्तविक सीमा रेखा है। तो चीन के साथ वास्तविक सीमा रेखा ध्यान रखना है। तीसरा विवाद चीन के साथ में ध्यान रखना, तीसरा विवाद चीन के साथ में कौन सा है, तीसरा विवाद है, इसको हम बोलते हैं स्टेपल वीज़ा, स्टेपल वीज़ा जम्मू कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों के लिए, ठीक है। तो स्टेपल वीज़ा वाला एक विवाद और है। स्टेपल वीज़ा विवाद क्या है कि चीन क्या है कि जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश के नागरिकों को एक विशेष प्रकार का वीज़ा देता है, स्टेपल वीज़ा, जिससे वो कभी भी वहाँ आ जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इसको लेकर भी भारत का विवाद है, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो इसकी जो आज समय आपका यहीं पर कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट क्लास में इसके हम आगे बात करेंगे।
इसके कुछ और विवाद अभी बचे हुए हैं, जैसे डोकलाम वाला विवाद है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं क्योंकि समय आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद। इसी पूरे जोश के साथ आप जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सारी की सारी चीज़ें मैं इतनी आपको करवा दूंगा कि इसके अलावा आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो धन्यवाद सभी लोगों का जुड़ने के लिए। थैंक यू, नमस्कार।